हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिलियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। आज हमारा हिस्ट्री का 5th लेक्चर है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कल हमने दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी में 2 रूलर पढ़ लिए थे। एक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया था, एक हमने इल्तुतमिश पढ़ लिया था। तो जैसा कि आपको याद होगा, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ हैं। पहली स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी और 5वीं लोधी डायनेस्टी। जो सबसे शॉर्ट पीरियड में अपना रूल करेगी वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी, और जो सबसे ज़्यादा रूल करेगी जिस टाइम पीरियड में वो है तुगलक डायनेस्टी। और जो पहली शिया डायनेस्टी है वो है सैयद डायनेस्टी, और पहली अफगान डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। तो ये सब मैंने आपको कल बताया था। कल मैंने आपको बताया था कैसे 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी है। 1210 में पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हुई है। उसके बाद हमने इल्तुतमिश पढ़ा। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक रूल करेगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया था कैसे इल्तुतमिश की फ़ाइट हुई। बैटल ऑफ जूड पढ़ा था हमने, 3rd बैटल ऑफ तरैन पढ़ा था। उसके बाद 1229 में जब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था, जो पहले लाहौर थी। लाहौर किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इल्तुतमिश के 4 लड़के थे और एक लड़की थी। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, चारों लड़के नालायक थे। वो लायक बननी थे कि उसको रूलर बनाया जाए, उनमें से किसी को भी। तो इल्तुतमिश ने डिक्लेयर किया था अपने जीते जी कि मैं अपनी बेटी किसको, रज़िया को अगला रूलर बनाऊंगा। लेकिन 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करेंगे कि 1236 में इल्तुतमिश एक ऐसा रूलर है जिसने अपना मकबरा, अपना टॉम अपने जीते जी बनवा दिया था। उसने अपना मकबरा अपने जीते जी बनवा दिया था, और मरने के बाद उसी मकबरे पे उसको दफनाया गया। ठीक है, तो उसका मकबरा कहाँ पे है? कुतुब मीनार परिसर के अंदर है। ठीक है, आप ये बात लिख लेना, दिल्ली में। आप लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की, पहले वो लिख लेते हैं रूलिंग पीरियड 1206 से 1526। ये पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, जिसमें हम पहली डायनेस्टी पढ़ रहे हैं जो है आपकी स्लेव। हम फर्स्ट डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, कौन सी है? स्लेव। हम स्लेव पढ़ रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी को मामलुक वंश भी कहते हैं, इलबारी वंश भी कहते हैं, और गुलाम वंश। स्लेव मतलब गुलाम होता है, गुलाम वंश भी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1206 से 1290, और इस टाइम पीरियड में हमने 1206 से 1210 पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड, और 1210 से 1236 हमने पढ़ लिया था इल्तुतमिश का टाइम पीरियड। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इल्तुतमिश के बारे में इतना लिख लें। इल्तुतमिश जो है, इसकी टॉम लिख लें आप। इसकी जो कबर है, मकबरा जिसका कबर है, इसकी टॉम है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ? कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार प्रीमिसेस में, कुतुब मीनार परिसर में इसकी कबर है। किसकी? इल्तुतमिश की। और इसने अपनी कबर अपने जीते जी बनवा ली थी। ये पॉइंट आप लिख लेना अपने हैंड से कि इसने अपनी कबर जीते जी बनवा ली थी। अब इसके बाद इल्तुतमिश के 4 सन थे, 4 लड़के थे और एक लड़की थी। 4 इसके लड़के थे और एक लड़की थी। तो चारों लड़के थे नालायक, लेकिन जो इसकी बेटी थी, ये लायक बर्थ थी कि ये रूलर बनाई जाए। तो इल्तुतमिश ने डिक्लेयर किया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को रूलर बनाया जाएगा। तो 1236 में कुतुबुद्दीन ऐबक की 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, 1236 में। तो उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा आपका बनेगा रूलर। इसका बड़ा बेटा, अब इसने तो रज़िया सुल्तान को कहा था कि रज़िया बनेगी, इसने तो कहा था रज़िया बनेगी रूलर, लेकिन कौन बन गया? इसका एक बेटा बन गया रूलर। उसका नाम था, क्या नाम था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, बिना बताए, मतलब बिना उसको, मतलब इल्तुतमिश की तो परमिशन के अकॉर्डिंग तो ये बैठनी चाहिए रज़िया, लेकिन वो बैठ गया गद्दी पे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जिस बात से चिढ़ गई रज़िया सुल्तान, रज़िया चिढ़ गई। रज़िया ने कहा कि भाई मेरे को तो उसके फादर तो डिक्लेयर करके गए थे कि रज़िया बनेगी, तो इसलिए वो उसके बाद दिल्ली की जनता के पास गई। हेल्प लेने। दिल्ली की जनता से उसने हेल्प मांगी कि भाई इल्तुतमिश ने जो आपके सुल्तान थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि रज़िया बनेगी रूलर, लेकिन बन कौन गया? उसका बड़ा बेटा। किसका? इल्तुतमिश का बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया का बड़ा भाई, वो बन गया रूलर। तो इस चक्कर में रज़िया गई दिल्ली की जनता के पास, उसने उनसे बोला कि मेरी हेल्प करें। तो दिल्ली की जनता ने रज़िया की हेल्प करी, और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रच के रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी।
तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में बना दिल्ली सल्तनत का रूलर, और 1236 में उसको कुछ टाइम के बाद मार दिया गया। एक षड्यंत्र रचा गया रज़िया सुल्तान और जनता किसकी, दिल्ली की जनता के द्वारा, और इसकी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी गई। तो अब हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान, क्योंकि उसके बाद रज़िया रूलर बनी। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी, उसके बाद रूलर बन गई रज़िया, जिसको डिक्लेयर किया था इल्तुतमिश ने। तो आज का टॉपिक है हमारा रज़िया। क्या टॉपिक है? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान। अब इसे सुल्तान क्यों कहा गया? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूल करेंगे सबको सुल्तान कहेंगे हम। क्या कहेंगे? सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान। अब जो रज़िया सुल्तान है, ये रज़िया सुल्तान है, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड रहेगा 1236 से 1240। 1236 से 1240 ये रूलिंग पीरियड है रज़िया का। रज़िया सुल्तान का रूलिंग पीरियड क्या बताया मैंने? 1236 से 1240, 4 साल ये रूल करेगी रज़िया सुल्तान। अब रज़िया सुल्तान, अब जब इसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी, किसकी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की इसने हत्या करवा दी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह से एक छोटा भाई और था, सबसे बड़ा रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। इल्तुतमिश के 4 लड़के थे, उसमें सबसे बड़ा रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। उसके बाद आता है एक बहरम शाह। कौन आता है? बहरम शाह। बहरम शाह। तो बहरम शाह को ये बात पसंद नहीं आई कि रज़िया ने जनता के साथ मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी। तो बहरम शाह इस चीज़ का बदला लेना चाहता था। बहरम शाह चाहता था कि रज़िया सुल्तान से इस चीज़ का बदला लिया जाए, कैसे भी करके इसको डिथ्रोन किया जाए, इसको अपने थ्रोन से हटाया जाए, कैसे भी करके। तो बहरम शाह इसके खिलाफ रणनीतियाँ बनाने लग गया, रज़िया सुल्तान के खिलाफ, कि कैसे करके हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रज़िया सुल्तान के जो पतन के कारण है वो 3 मुख्य कारण है। जो तीन मेन लोग हैं जिनकी वजह से रज़िया सुल्तान डिथ्रोन हुई, रज़िया सुल्तान की हत्या हुई, वो 3 लोग कौन है? ठीक है, तो बहरम शाह तो उसका छोटा भाई है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का दूसरे नंबर का भाई है। ठीक है, अब जो 3 लोग हैं जिनकी वजह से रज़िया सुल्तान का डिथ्रोन हुआ है, उसका पतन हुआ है, जो पहला है उसका नाम है ऐतगीन। उसका नाम है ऐतगीन। जो दूसरा है उसका नाम है अल्तुनिया। क्या नाम है? अल्तुनिया। एक का नाम है ऐतगीन, एक का अल्तुनिया। ये दोनों रज़िया सुल्तान के बहुत खास आदमी थे, बहुत खास आदमी थे रज़िया सुल्तान के। और यही 2, और एक और है याकूत खान। ये 3 लोग इसके पतन का मुख्य कारण थे। ये 3 लोग इसके पतन का मुख्य कारण थे। तीसरा था याकूत खान। तीसरा कौन था? याकूत खान। याकूत खान। ये 3 लोग इसके पतन का मुख्य कारण थे। अब ऐतगीन कौन था? ऐतगीन और अल्तुनिया ये इसके सबसे भरोसे वाले लोग थे। तो ऐतगीन को इक्तेदार बना रखा था। ऐतगीन को इक्तेदार बना रखा था कहाँ का? बेदायूं। कहाँ का? बेदायूं का। बेदायूं यूपी में आता है। बेदायूं यूपी का इक्तेदार बना रखा था ऐतगीन को। और अल्तुनिया इसको इक्तेदार बना रखा था भटिंडा का। कहाँ का? भटिंडा। भटिंडा आपको पता होगा पंजाब में है, भटिंडा। तो एक तो इक्तेदार था आपका बेदायूं का, और एक आपका इक्तेदार कहाँ का था? भटिंडा का। इक्तेदार मैंने आपको कल बताया था कि इक्ता सिस्टम में मैंने आपको बताया था, जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था इक्ता सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्तेदार कौन था। भाई इक्ता, जो वॉर में हड़पी की ज़मीनें थी वो इक्ता थी, उन ज़मीनों को इक्ता कहा जाता था। उस पर जो रूल करता था, उस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, उसे हम बोलते थे इक्तेदार। जो रूल करेगा वहाँ पे, जिसको बैठाया जाएगा एज अ गवर्नर, मान लो आज की डेट में जो गवर्नर हो गए, तो गवर्नर बिठाया जाता है जिसको, उसे बोलता था इक्तेदार, जो वहाँ पे रूल करता था। और जो वहाँ से टैक्स आता था, जितनी भी धनराशि आती थी जो सुल्तान को दी जाती थी, उसे बोलते थे इक्तेदारी। तो धनराशि है ना, जो रिवेन्यू आ रहा है, उस धनराशि को इक्तेदारी बोला जाता था। तो ये इक्तेदार था कहाँ का? बेदायूं का। बेदायूं प्रांत एक सूबा था, बेदायूं का इक्तेदार था। और ये भटिंडा का इक्तेदार था। कौन? अल्तुनिया। ये 2 इसके खास लोग थे, किसके? रज़िया सुल्तान के। और तीसरा है याकूत खान। अब ये कहीं का इक्तेदार नहीं था। याकूत खान क्या था? याकूत खान इल्तुतमिश के घोड़ों की सफाई करता था। इल्तुतमिश था जो, उसके घोड़ों की सफाई करना, उसके घोड़ों की देख रेख में लगा रहता था, उसके लिए रख रखा था याकूत खान को। अब जब इल्तुतमिश घोड़े पे बैठता था तो याकूत खान ऐसे हाथ पे रख के पाँव से उसको चढ़ाया करता था, मतलब अपने हाथों में उनके पाँव रख के ऐसे उनको चढ़ाया करता था। किसको? इल्तुतमिश को। ऐसी धीरे धीरे इल्तुतमिश के साथ जब कई बार रज़िया भी घोड़े पे बैठती थी, तो रज़िया को भी ऐसे अपने हाथों में उसके पैर रख के ऊपर चढ़ा के घोड़े पे बिठाया करता था। ऐसे करते करते याकूत खान और रज़िया सुल्तान में आपस में अफेयर हो गया, आपस में प्यार हो गया। इसमें रज़िया सुल्तान और
याकूत खान में। अब इससे क्या हुआ, इससे दिल्ली की जनता थी उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये छोटे तबके का आदमी माना जा रहा है याकूत खान, और रज़िया सुल्तान जो है वो सुल्तान की लड़की है, इल्तुतमिश की लड़की है। तो ये इस बात से बहरम शाह को भी नफरत थी, इस बात से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी नफरत थी, ठीक है, और इस बात से दल चलीसा को भी नफरत हुई। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था तुर्कान चहलगामी और दल चलीसा, जिसमें उसके भरोसे वाले 40 लोग होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। वो अपनी रिपोर्ट वज़ीर को पेश करते थे और वज़ीर सुल्तान को पेश करता था। तो उन 40 लोगों को भी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई कि भाई याकूत खान छोटे लेवल का आदमी है और रज़िया सुल्तान हो रही है अपनी इल्तुतमिश की लड़की, सुल्तान की लड़की, तो बड़ी दिक्कत हो गई। इसके याकूत खान से सब अब नीचे तबके का है तो किसी को बात मंजूर नहीं हुई, कैसे कैसे हो सकता है। तो 3 लोग थे इसके पतन का कारण। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे कि इनका पतन के कारण ये कैसे बने, ठीक है। रज़िया सुल्तान हेडिंग है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बहरम शाह तो चिढ़ ही रहा था, दल चलीसा भी चिढ़ गई। क्यों? क्योंकि याकूत खान से प्यार कैसे कर लिया। और अब रिवोल्ट होगा अल्तुनिया का। अल्तुनिया जो बठिंडा का वो है इक्तदार, पंजाब बठिंडा का जो इक्तदार है अल्तुनिया, वो रिवोल्ट करेगा। रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया होता है, रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, ठीक है। इसका रिवोल्ट कहाँ से होता है? इसका रिवोल्ट होता है बठिंडा से। कहाँ से? बठिंडा। बठिंडा का पंजाब, बठिंडा से इसका रिवोल्ट होता है। ये रिवोल्ट करता है अल्तुनिया। रिवोल्ट मतलब विद्रोह। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह। ये विद्रोह करेगा, बगावत कर देगा दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। बगावत कैसे? ये बोल देगा, ये खुद को इंडिपेंडेंट कर देगा। ये बोलेगा कि मैं दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं आएगा। ये जो सूबा था बठिंडा, इसने बोल दिया दिल्ली सल्तनत के अंडर अब नहीं आएगा, ये सुल्तान की बातें नहीं मानेगा, हम खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अल्तुनिया जो है वो इंडिपेंडेंट चलाएगा पूरे बठिंडा को। तो उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया इसने। अब दूसरी बात, जो याकूत खान था जो पहले घोड़ों की सेवा कर रहा था, जब रज़िया ने देखा कि भाई सब लोग उससे चिढ़ रहे हैं कि ये तो नीचे तबके का आदमी है, सब लोग उससे चिढ़ रहे थे, सब लोगों को दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि दिल्ली की जनता को भी दिक्कत हो रही थी। तो उसने क्या करा, जो याकूत खान पहले घोड़ों की सेवा किया करता था, तो इसने एक पद दे दिया उसको, याकूत खान को एक टाइटल दे दिया। किसने? रज़िया सुल्तान ने याकूत खान को एक टाइटल दे दिया। टाइटल क्यों दिया? टाइटल इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली की जनता भी अब गुस्सा हो रही थी, दिल्ली की जनता भी चिढ़ रही थी कि भाई छोटे तबके का आदमी है, ठीक है। दल चलीसा भी चिढ़ चुकी थी और बहरम शाह तो बदला लेना ही चाहता था क्योंकि उसके बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या हो गई थी। तो याकूत खान को एक टाइटल दिया गया था रज़िया सुल्तान के द्वारा। इसे बोलता है आमिर ए आखूर, आमिर ए आखूर। अभी आमिर आखूर क्या बोला है भाई, क्या है आमिर आखूर? क्या है आमिर आखूर? एक टाइटल दिया गया। इसका आमिर आखूर का मतलब होता है कि अश्वशाला का अध्यक्ष या प्रधान, अश्वशाला का। पहले तो ये घोड़ों की कर रहा था देख रेख, अब ये अश्वशाला, जहाँ वॉर होती थी जब उस समय तो घोड़ों से ही वॉर होती थी, घोड़े हाथियाँ चलते थे तो बहुत सारे घोड़े थे। तो जहाँ अश्वशाला की ये पहले इल्तुतमिश के घोड़े की सफाई करता था, देख रेख करता था, अब ये अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया। जहाँ जितने सारे घोड़े हैं, जहाँ जिनकी देख रेख होती है, उस पूरे इलाके का, उस पूरे एक डिपार्टमेंट कह लो, उस पूरे डिपार्टमेंट का इसको अध्यक्ष बना दिया गया, प्रधान बना दिया गया। किसके द्वारा? याकूत खान, रज़िया सुल्तान के द्वारा। किसको बनाया? याकूत खान को। भाई पहले तो घोड़े साफ कर रहा था, घोड़ों की देख रेख कर रहा था, लेकिन अब इसको बना दिया अश्वशाला का प्रधान। और कौन सी पोस्ट दी? आमिर ए आखूर। क्या है पोस्ट का नाम? आमिर ए आखूर। किसने दी इसको? रज़िया सुल्तान ने। अब इस बात से और चिढ़ गए लोग कि भाई इसको इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है ना, मतलब इसका अफेयर चल रहा है ऐसे, तो इसको इतनी बड़ी पोस्ट दे दी गई। तो इस बात से और चिढ़ गए लोग। अब जो इसका रिवोल्ट हुआ अल्तुनिया का, जो अल्तुनिया का रिवोल्ट हुआ, इसे नोट कर लेना, मिटो रहा हूँ, ठीक है। जो अल्तुनिया का रिवोल्ट हुआ, कहाँ से रिवोल्ट हुआ? बठिंडा से। और जब ये रिवोल्ट हो गया, इसने बोल दिया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं दिल्ली सल्तनत में नहीं रहूँगा, दिल्ली सल्तनत के अंडर मुझे नहीं रहना है। इसने मना कर दिया साहब साहब कि दिल्ली सल्तनत के अंडर मुझे नहीं रहना है। अब क्या होगा? अब रज़िया और याकूत खान जिसे अभी अभी टाइटल मिला था आमिर आखूर का, तो रज़िया प्लस याकूत खान, ये दोनों, रज़िया और याकूत खान, ये दोनों जाएंगे बठिंडा की तरफ, इस रिवोल्ट को शांत करने, इस विद्रोह को शांत करने। इन दोनों का प्लान था कि हम इसको अल्तुनिया को शांत कर देंगे, आराम से बिठा देंगे, कोई कि भाई सुन ले, बात समझ ले। तो ये दोनों गए, रज़िया और याकूत खान। कहाँ गए? बठिंडा। ये कहाँ गए? बठिंडा। ये बठिंडा गए रिवोल्ट को शांत करने। लेकिन मामला उल्टा ही हो गया। मामला उल्टा क्या हो गया भाई? अल्तुनिया ने
याकूत खान की हत्या कर दी। जब वो पहुँचे, बठिंडा पहुँचे, तो अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी, याकूत खान को मार दिया और अरेस्ट कर लिया रज़िया को। रज़िया को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। समझे आप इतनी बात? भाई याकूत खान और रज़िया मिलके गए कहाँ? बठिंडा, रिवोल्ट को शांत करने। किसके रिवोल्ट को? अल्तुनिया। रज़िया के दो थे ना, दो भरोसे वाले लोग थे। एक कौन था? एतगीन, जो बेदायूं का इक़्तिदार था, और एक था अल्तुनिया, जो बठिंडा का इक़्तिदार था। तो इसने किया था रिवोल्ट, इसको शांत करने गए रज़िया और याकूत खान। अब उल्टा हो गया मामला। भाई इसने क्या करा? अल्तुनिया ने याकूत खान को तो मार दिया और रज़िया को कर लिया अरेस्ट। अब ये बात पहुँच गई गुप्तचरों के थ्रू कहाँ? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में कौन वेट कर रहा है? बैरम शाह। बैरम शाह को जैसी ये बात पता लगी, बैरम शाह बैठ गया गद्दी पे। बैरम शाह क्या हो गया? गद्दी पे बैठ गया। तो बैरम शाह बैठा गद्दी पे। कब की बात है? 1240। बैरम शाह बैठ गया गद्दी पे 1240 में, क्योंकि जो रिवोल्ट हुआ था ना अल्तुनिया का, ये 1240 में हुआ था। 1240 में रिवोल्ट हुआ था। किसका? अल्तुनिया का। 1240 में हुआ रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। तो भाई अब बैरम शाह तक जैसे ये बात पहुंची कि भाई रज़िया को तो कर लिया अरेस्ट और याकूत खान को मार दिया, इसके आगे मजे बैरम शाह के, ये सीधा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। यही वो चाहता था। तो 1240 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। अब आगे क्या हुआ? अब अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान के आगे रखी दो शर्तें। कितनी शर्तें? दो। अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान के आगे दो शर्तें रखी। पहली क्या थी? पहली तो ये थी कि या तो भाई मुझे दिल्ली सल्तनत दे दो, मारूंगा नहीं तुम्हें, या तो मुझे दिल्ली सल्तनत दे दो, और या तो मेरे से शादी कर लो। ठीक है। अब रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत तो किसी भी कीमत पे नहीं देना चाहती थी, तो उसने क्या करा? उसने अल्तुनिया से शादी करने के हाँ बोल दी। ठीक है। उसने क्या दो शर्तें रखी थी? या तो दिल्ली सल्तनत दे दो मेरे को, दिल्ली सल्तनत में मुझे बिठाओ, या फिर मेरे से शादी कर लो। तो दिल्ली सल्तनत तो रज़िया सुल्तान किसी भी कीमत पे नहीं देना चाहती थी। उसने क्या करा? उसने अल्तुनिया से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। उसने हाँ बोल दिया कि ठीक है मैं आपसे शादी करती हूँ। उसके बाद अब जब ये बात पहुँची बैरम शाह तक, उसकी निकल गई हवा। बैरम शाह ने कहा भाई अभी तक तो खाली रज़िया थी, अब तो अल्तुनिया भी हो गया। अब ये दोनों मिलके आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये दोनों मिलके कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली की तरफ, बैरम शाह को मारने, क्योंकि वो बैठ गया गद्दी पे। अब बैरम शाह ने क्या करा? फिर बैरम शाह ने भी एक प्लान बनाया। जब ये दिल्ली की तरफ आ रहे थे, कौन? रज़िया और अल्तुनिया, इन दोनों में आपस में संधि हो गई। तो रज़िया और अल्तुनिया चले दिल्ली की तरफ। किसको मारने? बैरम शाह को मारने। अब ये चले दिल्ली की तरफ। अब रास्ते में क्या हुआ? हरियाणा के पास जगह है कैथल। हरियाणा पे एक जगह है कैथल। कैथल में इन्होंने रात को आराम करा, आराम करने के लिए, मतलब रात को अपने तंबू वंबू गाड़े, टेंट वेंट अपना बढ़िया सा लगा के, पूरी सेना वहाँ पे अपना बैठी आराम कर रही है। कौन? रज़िया और अल्तुनिया वहाँ रात को आराम कर रहे थे। तो बैरम शाह ने एक प्लान बनाया। बैरम शाह ने बुलाया दल चलीसा को। दल चलीसा जिसमें वही 40 लोगों का जो ग्रुप था, दल चलीसा को बैरम शाह ने। अब दल चलीसा भी चिढ़ती थी रज़िया से। मैंने आपको रीज़न बताया क्यों चिढ़ती थी। याकूत खान का रीज़न था कि भाई नीचे तबके का आदमी था, उससे तुम कैसे प्यार कर सकते हो। तो ऐसी दल चलीसा भी चाहती थी कि रज़िया सुल्तान ना बने, अब रूलर ना बने। तो दल चलीसा के लोगों ने चुपचाप जाके रात को हरियाणा के कैथल में इन दोनों की हत्या कर दी, रज़िया की भी और अल्तुनिया की भी। इन दोनों की हत्या कर दी। कहाँ पे कर दी? कैथल, हरियाणा में। मैंने आपको जितनी भी अभी ये पूरी स्टोरी सुनाई है, आप चाहो तो लिख सकते हो अपने एंड से। अब मैं यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है पूरी कहानी। ठीक है। तो रज़िया और अल्तुनिया आराम कर रहे थे कहाँ पे? हरियाणा के कैथल में। कैथल में आराम कर रहे थे। तो भाई आए दल चलीसा के 40 लोग। ठीक है। इन्होंने चुपचाप अंधेरे में दोनों की हत्या कर दी। किसकी? रज़िया की और अल्तुनिया की। अब इनकी हत्या कहाँ पे हुई? इनकी हत्या हुई है कैथल, हरियाणा में। कहाँ पे हुई है? कैथल, हरियाणा में। कैथल, हरियाणा में हत्या हुई है अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की। तो भाई मकबरा, किसका मकबरा? रज़िया सुल्तान का। रज़िया सुल्तान का टॉम कहाँ पे होगा? भाई जहाँ इसकी हत्या हुई है वहीं तो होगा। तो रज़िया सुल्तान का जो टॉम है, इसका जो मकबरा है, ये है आपका कैथल। कहाँ पे है? कैथल, हरियाणा। अभी तक लगभग सबके मकबरे कुतुब मीनार परिसर के अंदर थे, लेकिन एक रज़िया सुल्तान है जिसका मकबरा कहाँ पे है? कैथल, हरियाणा में। कहाँ पे है? कैथल, हरियाणा। ठीक है। और रज़िया सुल्तान के बारे में एक चीज़ और लिख लेना कि ये केवल एक पहली और आखिरी फीमेल रूलर है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर में भी कोई फीमेल रूलर नहीं थी, और दिल्ली सल्तनत की भी ये पहली और आखिरी फीमेल रूलर है। इसके बाद कोई फीमेल रूलर नहीं आएगी। ठीक है। कहाँ पे? मुगल्स में। मिडिवल इंडिया की बात हो रही है, मिडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है। तो रज़िया सुल्तान का टॉम कहाँ पे बताया मैंने? कैथल, हरियाणा। क्यों? क्योंकि कैथल, हरियाणा में ये विश्राम कर रहे थे, रात को आराम कर रहे थे। और कौन आ गए थे? दल चलीसा के 40 लोग आ गए थे, जिन्होंने मार दिया। किसको? रज़िया और अल्तुनिया, दोनों को मार दिया। अब रज़िया सुल्तान मर गई 1240 में। अब कौन बनेगा? बैरम शाह। इसने तो भेजे थे दल चलीसा के लोग। दल चलीसा के लोग किसने भेजे थे? बैरम शाह ने तो भेजे थे। तो बैरम शाह के बारे में लिखना।
ये नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी सही लगे। अब रजिया सुल्तान का टॉपिक ख़त्म, इतना ही टॉपिक है इसका बस। अब कौन आ गया गद्दी पे? अब गद्दी पे आ गया बैरम शाह। कौन आ गया? बैरम शाह। बैरम शाह आ गया गद्दी पे। इसका रूलिंग पीरियड क्या है भाई? 1240 में तो मरी रजिया, ये अपने थ्रोन पे बैठा दिल्ली सल्तनत के, और 1242 केवल 2 साल। कितने? केवल 2 साल। 2 साल इसने रूल किया, ठीक है। अब इसने क्या करा? इसने एक पोस्ट बनाई, कौन सी पोस्ट बनाई? इसने पोस्ट बनाई नायाब ए मुमालगात। नायाब ए मुमालगात। नायाब ए मुमालगात। इसने पोस्ट बनाई नायाब ए मुमालगात। अब ये क्या है भाई? नायाब ए मुमालगात क्या है? अब बैरम शाह ने सोचा जब मेरे कहने से दल चलीसा ने रजिया को मार दिया, तो क्या पता किसी और के कहने से दल चलीसा मुझे मार दे, बैरम शाह को मार दे। इसको तो डर हो गया, इसको दल चलीसा डर लग गया, जब मेरे कहने से दल चलीसा रजिया को मार सकती है तो किसी और के कहने से दल चलीसा मुझे ही मार सकती है। तो इसने पोस्ट बना दी नायाब ए मुमालगात। अभी क्या पोस्ट है? ये हेड था दल चलीसा के, हेड दल चलीसा के ऊपर ये थे। दल चलीसा अपनी रिपोर्ट जो है नायाब ए मुमालगात को देगी, और नायाब ए मुमालगात दल चलीसा पे नज़र रखेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए इसने पोस्ट बनाई नायाब ए मुमालगात। ये हेड है किसका? दल चलीसा का हेड होता था, दल चलीसा का हेड। अभी नायाब ए मुमालगात दल चलीसा का हेड है, ठीक है। तो ये पोस्ट है, तो ये पोस्ट किसी को दी जाएगी ना, इस पोस्ट पे कोई तो बैठेगा। तो इस पोस्ट पे कौन बैठा? ये एक पोस्ट है, क्या है? पोस्ट। इस पोस्ट पे बैठा एतगीन। एतगीन समझ गए ना? एतगीन कौन है? एक तो अल्तूनिया था, एक एतगीन था। एतगीन जो यूपी के बेदायूं का इक्तदार था, वो है एतगीन। तो एतगीन को बिठाया गया कहाँ पे? नायाब ए मुमालगात पे। इस पोस्ट पे बिठाया गया किसको? एतगीन को, ठीक है। समझ आया इतना? तो नायाब ए मुमालगात की पोस्ट पे किसे बिठाया गया? एतगीन को बिठाया गया। अब क्या है नायाब ए मुमालगात? ये हेड होता था दल चलीसा का, दल चलीसा का हेड है। अब दल चलीसा की पावर कम कर दी किसने? बैरम शाह ने। अब बैरम शाह के टाइम पे एक काम और हुआ है, आप इसको नोट कर ले, मैं मिटो रहा हूँ। अब दल चलीसा के टाइम पे एक काम और हो गया। क्या हो गया भाई? इसके टाइम पे फर्स्ट मंगोल अटैक हुआ। फर्स्ट मंगोल अटैक इन हिज रूलिंग पीरियड। इसके रूलिंग पीरियड पे पहला मंगोल अटैक हुआ। इसके रूलिंग पीरियड पे पहला मंगोल अटैक हुआ। अब मैंने आपको कल बताया था कि मंगोलों का पहली एंट्री किसके टाइम पे हुई थी? इल्तुतमिश के टाइम पे हुई थी। भाई मंगोलों की पहली एंट्री इल्तुतमिश के टाइम पे हुई थी। कौन आया था? चंगेज़ खान आया था, ठीक है। किसके पीछे आया था वो? जलालुद्दीन मिंग बंडी के पीछे आया था। कौन? चंगेज़ खान। चंगेज़ खान उसके पीछे आया था क्योंकि जलालुद्दीन मिंग बंडी ने चंगेज़ खान के भाई को मार दिया था। तो जलालुद्दीन मिंग बंडी इल्तुतमिश के पास आया, उसने कहा भाई मुझे बचा लो, मेरे पीछे चंगेज़ खान आ रहा है, बचा लो। लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को एक लेटर भिजवा दिया था, एक मैसेज भिजवा दिया था कि भाई अगर तुमने उसकी हेल्प करी तो मैं पूरी दिल्ली सल्तनत तबाह कर दूंगा। तो इसलिए इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान से डर के उसने उसकी हेल्प नहीं करी। किसकी? जलालुद्दीन मिंग बंडी की। तो वो उसकी पहली एंट्री थी, वहाँ पे उसने अटैक नहीं किया। लेकिन ये पहला अटैक है, फर्स्ट मंगोल अटैक इन हिज रूलिंग पीरियड। किसके? बैरम शाह के। अब मंगोलों की तरफ से जो सेनापति आया था अटैक करने, जो सेनापति आया था, आर्मी चीफ जो आया था, जो सेनापति आया था आर्मी चीफ। अब जो आर्मी चीफ आया था उसका क्या नाम था? मंगोलों की तरफ जो आर्मी चीफ आया था उसका नाम था तेर बहादुर। तेर बहादुर ये आर्मी चीफ था मंगोलों का, तेर बहादुर। ये इसने अटैक किया और इसने डिस्ट्रॉय कर दिया लाहौर। तेर बहादुर एंड दे डिस्ट्रॉय लाहौर। इन्होंने लाहौर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दे डिस्ट्रॉय लाहौर। एंड दे डिस्ट्रॉय लाहौर। और ये वापस चले गए, और मंगोल वहाँ से वापस चले गए, लाहौर को तबाह करके वापस चले गए, ठीक है। तो फर्स्ट मंगोल अटैक किसके रूलिंग पीरियड पे हुआ? बैरम शाह के रूलिंग पीरियड पे हुआ फर्स्ट मंगोल अटैक। और उसका सेनापति कौन था? तेर बहादुर।
एंड ही डिस्ट्रॉय लाहौर, इसने लाहौर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब 1240 से 1242 रहा केवल बैरम शाह, और इसके टाइम पे और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ जो बताया जाए। बैरम शाह के टाइम पे इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर आएगा, बैरम शाह के बाद आया मसूद शाह। बैरम शाह के बाद कौन आया? मसूद शाह। बैरम शाह के बाद आया रूलर नेक्स्ट मसूद शाह। मसूद शाह। अब इस मसूद शाह है, इसका रूलिंग पीरियड क्या है? 1242 से 1246, ये 4 साल रहा। इसके टाइम पीरियड में कुछ हुआ ही नहीं, इसने कुछ करा ही नहीं, ढीला ढाला आदमी हो गए, इसने कुछ करा ही नहीं। इसके बाद अगला रूलर पढ़ते हैं हम। अगला रूलर आता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, क्या पढ़ते हैं हम? नसीरुद्दीन महमूद। करा तो इसने भी कुछ नहीं, लेकिन इसने अपना एक वजीर अपॉइंट किया था। किसको? बलबन को। इसने अपना वजीर अपॉइंट किया था एक बलबन को। एक इसका वजीर था बलबन नाम था उसका। तो बलबन बहुत ही एक अच्छे रूलरों में गिना जाता है, अच्छे इन द सेंस कि उसने अच्छे टाइम पीरियड पे रूल किया, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद है, इसने अपना वजीर अपॉइंट किया था बलबन को। तो ये केवल नाम का राजा था। बलबन इस समय भी अपनी चलाता था, और इसके मरने के बाद फिर बलबन बना अगला सुल्तान। तो उस समय तो अपनी चलाई गए जब सुल्तान बन गया, लेकिन अभी भी इसके रूलिंग पीरियड में भी ये केवल नाम का एक सुल्तान था, बाकी चलती केवल बलबन की थी, ठीक है। तो नसीरुद्दीन महमूद, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1246 से 1265। क्या रूलिंग पीरियड है? 1246 से 1265। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का। अब इसमें पहली लाइन यही आएगी, ही अपॉइंटेड हिज वजीर। ही अपॉइंटेड हिज वजीर। दिल्ली सल्तनत में वजीर को बोलते थे प्रधानमंत्री। अगर आप आज से कंपेयर करना चाहोगे तो इतना ये समझ लो कि भाई ये अपना प्राइम मिनिस्टर है, और जो सुल्तान है ये अपना प्रेसिडेंट हो गया। इस हिसाब से वजीर को वहाँ प्रधानमंत्री बोला जाता था। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। मुगल्स में अलग है, दिल्ली डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अलग है, मुगल्स का अलग है। यहाँ पे सबको सुल्तान बोला गया है, मुगल में सबको बादशाह बोला गया है। बोलते हैं मुगल बादशाह, इन्हें बादशाह नहीं बोला गया, बादशाह उन्हें बोला गया है, मुगल्स वालों को, इन्हें सुल्तान बोलते हैं। ऐसी हर डायनेस्टीज़ में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो अलग, वो आप पढ़ते रहोगे धीरे धीरे समझ जाओगे सारा। तो ही अपॉइंटेड हिज वजीर टू बलबन। किसे? बलबन को। क्या नाम है? बलबन। और एक लाइन और लिख दे, रियल नेम ऑफ बलबन। बलबन का रियल नेम क्या है? रियल नेम ऑफ बलबन। रियल नेम ऑफ बलबन क्या है? बाहुद्दीन। क्या नाम है? बाहुद्दीन। रियल नेम ऑफ बलबन, हाँ, बाहुद्दीन। क्या नाम है? बाहुद्दीन। तो बलबन के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसको वजीर अपॉइंट करा है और रूल इसने किया है। मतलब ये केवल नाम का राजा था, ये आराम से बैठा रहता था, सब कुछ यही देखता था। बलबन इसी की चलती थी, ये बोल देता कि उसे बोलो बलबन को, वही देखेगा जो देखेगा। तो बलबन का रूल चलता था, इसलिए कहा जाता है कि बलबन का पीरियड, कई बुक्स में तो 1246 में 65 भी बलबन का रूलिंग पीरियड बताया है। तो केवल नाम का राजा था केवल ये नसीरुद्दीन महमूद, और सारा जो पावर थी वो बलबन के हाथ में थी। तो उसका रियल नेम क्या है बलबन का? बलबन का रियल नेम है बाहुद्दीन। बाहुद्दीन। इसका रियल नेम है बलबन का, इसे नोट कर लेगा। तो समझ गए आप? फिर रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? बैरम शाह। बैरम शाह के बाद कौन आया? मसूद शाह। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। अब हम 1265 तक पहुंच गए, और दिल्ली गुलाम वंश कहाँ तक है? 90 तक, ठीक है। अब 1265 से 12 कब तक? 1287 तक। 1265 से 1287 तक राज करेगा बलबन। फिर 1287 से 1290 कौन राज करेगा? वह राज करेगा कैकुबाद, कैमूर्स। ये 2 रूलर राज करेंगे। उसके बाद मलिक फिरोज आके इसको ख़त्म कर देगा, और यहाँ शुरू कर देगा खिलजी डायनेस्टी। किसके नाम से? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इतना उतार ले। अब ये नाम का राजा रह गया नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद ने एक टाइटल दिया था। नसीरुद्दीन महमूद ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी आपके वीडियो के पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन एक सेट में, कि नसीरुद्दीन महमूद ने एक टाइटल दिया था।
किसको? बलबन को। एक टाइटल दिया था बलबन को उलुग खान का, उलुग खान। एक टाइटल दिया था उलुग खान का, किसको दिया था? बलबन को दिया था। तो क्वेश्चन याद रखा था कि उलुग खान का टाइटल किसके पास था? सबसे पहले उलुग खान का टाइटल किसके पास था? एक आगे जाके भी आएगा उलुग खान का टाइटल किसी और को ही मिलेगा। ये खान है, खान लिख दिया मैंने, खान है, खान। उलुग खान, ये टाइटल किसको मिला? बलबन को। किसको मिला? बलबन को। किसने दिया? नसीरुद्दीन महमूद ने टाइटल दिया, किसको? बलबन को। टाइटल क्या? उलुग खान। उलुग खान का मतलब होता है विश्व का खान, पूरे विश्व का खान बताया इसको, विश्व का खान, विश्व का खान, विश्व का खान बता दिया किसे? बलबन को। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने। उसने क्या बताया कि जो बलबन है विश्व का खान है। अब इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद की भी डेथ हो गई, ये खुद ही मरे, इनको किसी ने मारा नहीं है, खुद ही अपने टाइम अपनी एज की वजह से मरे हैं सारे। तो नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? ऑब्वियसली बलबन ही बनेगा, क्योंकि बलबन तो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में भी अपनी चला रहा था, वो तभी से अपनी चला रहा है। तो नेक्स्ट रूलर जो बनेगा वो बनेगा बलबन। बलबन, बलबन का मैंने आपको रियल नाम बता दिया, बहाउद्दीन। क्या नाम है? बहाउद्दीन। तो बलबन का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? 1200, उसने कहाँ तक राज किया? 1265 तक। भाई वो 1242 से 1246 कौन रहा? मसूद शाह। और उसके बाद कौन रहा? बलबन। तो 1246 से 1265 ये वो रहा। तो ये रहेगा 65 से, ये तो मैंने उसका टाइम पीरियड लिख दिया नसीरुद्दीन महमूद का। ये रहेगा 1265 से, और कितना? 1287। तो 1265 से 1287 तक, 1287 तक कौन रहेगा? बलबन रहेगा, ये रहेगा रूलर। अब इसने अपने टाइम में कुछ पॉलिसीज़ लाई, ठीक है, इसने कुछ सिस्टम स्टार्ट करे हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो बलबन ने जो पहला पॉलिसी लाई, he started the policy of iron and blood. He started the policy of iron and blood. आयरन एंड ब्लड, ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। अभी क्या बुलाया भाई? पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड मतलब देखो इस समय क्या चल रहा था, इस समय कोई ना कोई विद्रोह कर ही रहा था, ठीक है। दल चलीस ने विद्रोह करके रजिया को मारा, ठीक। उसके बाद हर कोई विद्रोह कर रहा था, तो इसे डर था कि भाई मेरे साथ ना विद्रोह हो जाए, तो इसने एक पॉलिसी स्टार्ट करी। कौन सी? पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। इस पॉलिसी में क्या था कि जो भी बलबन के खिलाफ जाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो पॉलिसी ऑफ आयरन, अब तलवार आयरन से आप रिलेट कर सकते हो, तलवार से उसकी गर्दन काट जाएगी, और ब्लड, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, जो उसके खिलाफ जाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड किसने स्टार्ट की? ये स्टार्ट की बलबन ने। किसने स्टार्ट की? बलबन ने। नोट कर लेंगे, ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। जो बलबन के खिलाफ जाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। हो गया नोट? He also started Sijda and Paibos. He also started Sijda and Paibos. Sijda and Paibos. इसने सिजदा एंड पाइबोस भी स्टार्ट किया। अब सिजदा और पाइबोस क्या है? सिजदा मतलब है कि बलबन के आगे जो भी जाएगा पहले सिजदा करेगा। सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठेगा। सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठेगा। और पाइबोस मतलब उसके पैरों को चूमेगा। जो भी बलबन के सामने जाएगा पहले सिजदा करेगा बलबन के आगे, घुटने के बल बैठेगा, और पाइबोस फिर उसके पैरों को चूमेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके की रिस्पेक्ट देना है बलबन को। तो एक सिजदा एंड पाइबोस का सिस्टम स्टार्ट किया किसने? बलबन को। एक तरीके की रिस्पेक्ट देना, एक तरीके अपनी पावर दिखाने के लिए उसने सिजदा एंड पाइबोस का एक वो चलाया, सिस्टम चलाया, सिजदा एंड पाइबोस का, ठीक है। तो सिजदा एंड पाइबोस किसने स्टार्ट किया? बलबन ने स्टार्ट किया। इसके बाद बलबन के और कुछ जो आगे के इंपॉर्टेंट वो रहेंगे, वो उसके बाद बलबन ने सिजदा एंड पाइबोस स्टार्ट कर दिया। इसका आपने और क्या पढ़ लिया? उलुग खान की इसको टाइटल था, किसने दिया था? नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। अब इसके बाद
समझ गए ना आप सिसदैन पाइबोस क्या है। इसने एक राजस्व विभाग की भी वो की, रिवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया इसने एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट भी बनाया। रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसने? राजस्व विभाग कह लो आप, राजस्व विभाग, बलबन ने राजस्व विभाग, इसने एक राजस्व विभाग बनाया जिसे कहा गया दीवान ए विजारत। क्या कहा गया? दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत ये क्या था? एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट था। इसने राजस्व विभाग बनाया बलबन ने, जो दिल्ली सल्तनत के लिए राजस्व इकट्ठा करेगा। उसके लिए इसने डिपार्टमेंट ही बना दिया दीवान ए विजारत का, जो पूरी दिल्ली सल्तनत का जो रिवेन्यू है उसको देखेगा। उसे क्या कहा गया? दीवान ए विजारत। इसके बाद बलबन के बाद क्या होगा? बलबन के टाइम पे दूसरा अटैक होगा। किसका? मंगोलों का। किसका अटैक होगा? मंगोलों का दूसरा अटैक होगा, जिसमें बलबन के बेटे की मृत्यु हो जाएगी, जिसमें बलबन है जो बलबन के बेटे की डेथ हो जाएगी। उससे आ जाएगा सदमे में। मतलब एक तरफ तो बलबन जो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन चला रहा है, सिसदैन पाइबोस चला रहा है, वो अपने बेटे की मौत से इतना दुखी होगा कि वो मर जाएगा, दुख के कारण मर जाएगा, दुख के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। किसकी? बलबन की। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे सेकंड मंगोलो अटैक होगा, सेकंड मंगोलों का अटैक होगा। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे बलबन के बेटे को मारा गया है सेकंड मंगोल अटैक में। उसके बाद कैकुबाद और कैमूर्स आएंगे, उसके बाद मलिक फिरोज़ आएगा और दिल्ली, ये आपकी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी और खिलजी डायनेस्टी की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज आपका लेक्चर थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है, लेकिन हम कल पढ़ेंगे इसके आगे से, कल से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा एतगिन अल्तुनिया याकूत खान, ठीक है। हमने पढ़ा कैसे कैथल में उसकी कब्र बनी, किस कारण से बनी, ये सब हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब बलबन के लिए केवल एक छोटा टॉपिक ये रह गया कि सेकंड मंगोल अटैक करेंगे जिसमें इसकी बेटे की मृत्यु हो जाएगी और उस दुख में इसकी भी डेथ हो जाएगी बलबन की। उसके बाद आएगा कैमूर्स, फिर आएगा कैकुबाद, और उसके बाद कैकुबाद को मार के हमारा मलिक फ़िरोज़ जो एक पंजाब का इक़्तिदार था, वो मलिक फ़िरोज़ आके एक नई डायनेस्टी बनाएगा जिसे कहा जाएगा खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, और ऐसी आपको यूज़फुल कंटेंट हम हर वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।